हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू लिटविट क्लब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का हमारा टॉपिक है टू स्काईलार्क, एक ओड है पीबी शैली का। इससे पहले हमने ओड टू वेस्टविंड किया है पीबी शैली का। सो इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक लिरिक टाइप का ओड है और इसके साथ ये 1820 में कंपोज हुआ है नियर लेवेरॉन इन इटली। पोएट इसके पीबी शैली है और ये एक रोमांटिक जेनर की पोएट्री है। अगर इसके हम ओवरव्यू की बात करें तो टू स्काईलार्क इज वन ऑफ Shelley's most celebrated odes. It explored the contrast between the ideal representation by the Skylark, means एक ideal world और एक ह्यूमन लिमिटेशंस, ह्यूमन का जो लिमिटेशन है उसके बीच का एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि हम प्योर जॉय को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा है स्पेशली द इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्योर जॉय। ओके, आइडियल वर्ल्ड में प्योर जॉय की बात होती है बट ह्यूमन के कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि उस प्योर परफेक्ट जॉय या ब्यूटी को वो एक्सपीरियंस कभी नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू सैली। सैली यूजेस द स्काईलार्क एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसेंडेंट ब्यूटी, स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी से वो ये दीज आर द सिंबल्स जिस स्काईलार्क को वो कंपेयर कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एक लिरिक कोड है, हमने पहले भी बोला। स्टेंजा पैटर्न इसमें 21 स्टेंजाज हैं और सभी जो 5 लाइन्स को क्विंटेंस भी कहते हैं। राइम स्कीम्स का देख लो ए बी बी। ओके, ये दिस इज द राइम स्कीम। एंड मोस्टली आयम्बिक ट्राईमीटर में हमें स्टार्टिंग की 4 लाइन्स आयम्बिक ट्राईमीटर में और लास्ट की लाइन जो है आयम्बिक हेक्सामीटर में हमें मिलता है। काफी टोन इसका एक्सबरेंट, काफी जॉयफुल, रिस्पेक्टफुल, ओके, फिलोसॉफिकल टोन है इसका। और थीम्स की अगर हम बात करें तो नेचर एज अ आइडियल, नेचर अपने आप में परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू सैली। द स्काईलार्क इज एन एम्बलम ऑफ नेचर्स स्पॉन्टेनियस जॉय एंड परफेक्शन, और वो इस नेचर के स्पॉन्टेनियस जॉय और परफेक्शन को स्काईलार्क से वो सिंबलाइज करते हैं। अनलाइक ह्यूमंस, इट इज फ्री फ्रॉम पेन, रिग्रेट एंड फियर। तो ह्यूमंस जो है कहीं ना कहीं पेन, रिग्रेट, फियर इन सब चीजों से बंधे हुए हैं, बट स्काईलार्क या नेचर में जो स्पॉन्टेनियस जॉय और परफेक्शन है उसमें कोई रिग्रेट नहीं, कोई पेन नहीं, कोई फियर नहीं है। सेली आइडियलाइजेस नेचर एज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी, क्रिएटिविटी एंड ट्रांसेंडेंस। ठीक है, तो ये नेचर के बारे में वो बता रहे हैं। दूसरा है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन जॉय। तो ह्यूमन जॉय और डिवाइन जॉय दोनों के बीच में कंट्रास्ट दिखा रहे हैं वो। सेली कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन सॉरो विद द प्योर जॉय ऑफ स्काईलार्क। स्काईलार्क का जो प्योर जॉय है और ह्यूमन का जो जॉय है कहीं ना कहीं उसमें कुछ हिडन वांट्स हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ डेथ है, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो कल हमें मरना है, तो हम कंप्लीटली किसी चीज को इंजॉय नहीं कर पाते। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन इवन इंजॉय आर हॉन्टेड बाय सम हिडन वांट्स, ओके, और नॉलेज ऑफ डेथ। सो पोएट्री एंड इंस्पिरेशन, Shelley likens the skylark to a poet hidden in the light of thought. He sees the bird's spontaneous song as unpremeditated art. ठीक है, तो अनप्रीमेडिटेटेड मतलब बिना सोचे समझे और बिना किसी आइडिया की, लाइट ऑफ थॉट की, वो सिंपली एक आइडियल पोएट्री जो है कि वो बोल रही है या गा रही है। तो वो अपने आप में काफी एक इंस्पिरेशन का काम है पोएट के लिए कि विदाउट नॉलेज, हाँ, वो एक पोएट्री गा रही है और काफी स्पॉन्टेनिटी के साथ। द पोएट yearns to capture natural spontaneity and emotional purity in verse. ओके, तो पोएट जो है कि वो उसकी पोएट्री में जो नेचुरल स्पॉन्टेनिटी और इमोशनल प्योरिटी है उसको कैप्चर करने के लिए काफी कह लो कि इंस्पायर है। Transcendence of the spirit. Skylark, which is like a cloud of fire, is described as not of the earth, suggesting its spiritual and elevated existence. So वो कहते भी हैं एक जगह कि you are not from the earth. तो वो कहीं ना कहीं ये बात बता रहे हैं that she has some spiritual existence. The poet longs to escape earthly sufferings. ठीक है, तो वो इस earthly sufferings की मतलब जॉय के साथ हमें पेन भी मिलता है, इसको छोड़ के वो स्काईलार्क के साथ दूसरे इटर्नल रेल्म में जाना की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट लाइन्स और इंटरप्रिटेशंस देख लेते हैं इनके। Hail to the blithe spirit. So the skylark is not just a bird, but a joyous spirit, according to Shelley, symbolizing Shelley's romantic vision of spiritualized nature. तो वो नेचर को एज ए स्पिरिचुअल बीइंग की तरह देख रहे हैं और स्काईलार्क इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट नेचर। इट प्रोफ्यूज स्ट्रेंथ ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। ओके, तो यहाँ पे वो एक नेचुरल है, नॉट क्राफ्टेड। जो स्काईलार्क का सॉन्ग है वो अपने आप में स्पॉन्टेनियस है, हाँ, नेचुरल है, ना कि वो कहीं ना कहीं किसी थॉट से ऐसे आइडिया, जैसे हम एज अ पोएट हम किसी चीज को सोचते हैं, क्राफ्ट करते हैं, फिर एक पोएट्री आती है। बट फॉर द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क इज वेरी नेचुरल अकॉर्डिंग टू सैली, द हाईएस्ट काइंड ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू सैली। और यही सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन या क्रिएशन होता है जिसमें हमें कोई चीज क्राफ्ट नहीं करना है, वो अपने आप ओवरफ्लो हो रहा है अपने अंदर से, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, जैसा कि वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं।
नाउ आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ सैडेस्ट थॉट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ह्यूमन का जो सबसे खूबसूरत सॉन्ग रहता है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सैडनेस कुछ पेन रहता है। वही बात बोली कि ह्यूमन जॉय इज ऑलवेज टच बाय सॉरो। तो ह्यूमन का जो जॉय है वो कहीं ना कहीं सॉरो से रहता है। वहीं स्काईलार्क जो है प्योर जॉय है, उसमें कहीं सॉरो नहीं देखने को मिलता। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो। तो अब वो जो है कि स्काईलार्क से वो उसके जॉय उसके आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को उसको भी लर्न करना चाह रहा है, अपने आप से उससे इंस्पिरेशन लेना चाह रहा है। ओके, सो ये वो बोल रहा है इस लाइन में। ना इसमें सिंबलिज्म और इमेजरी भी है। लाइक स्काईलार्क जो है वो किसका सिंबल है, तो प्योर स्पिरिट, इंस्पिरेशन, डिवाइन जॉय, पोएटिक जीनियस, इन सभी का सिंबल है। ग्लो और हिडन ब्यूटी क्या सिंबल है। रोज एंड ड्यूज सेंसुअल प्लेजर का सिंबल है। ओके, या इमेज है। मेडन इन अ पैलेस, ब्यूटी क्रिएटिंग जॉय अननोइंगली, अनसीन बट हर्ड, वो एक मिस्ट्री एंड पावरफुल पावर ऑफ इनविजिबल। सो जैसे इंस्पिरेशन की बात है कि वो दिख नहीं रही लेकिन वो सुनाई दे रही है, तो नेचर भी एक मिस्ट्री के फॉर्म में है, वो हमें दिखती नहीं है, हमें उसका प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी उसको फील कर पाते हैं। क्लाउड ऑफ फायर, तो स्काईलार्क एज ए स्पिरिचुअल बीइंग बर्निंग विद जॉय एंड एनर्जी। स्काईलार्क को वो क्लाउड ऑफ फायर से भी कंपेयर करते हैं। कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जैसे एपोस्ट्रोफी, सिम्बली, पर्सोनिफिकेशन, ये सब आपको पोएट्री में दिख जाती हैं कहीं कहीं। लाइक एपोस्ट्रोफी पहली लाइन में जब हम एड्रेस कर रहे हैं स्काईलार्क को, हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट। फिर सिम्बली है लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। तो ये लाइक लिखा हुआ है यहाँ तक में देख लो आप, लाइट ऑफ थॉट में कहीं ना कहीं आपको मेटाफर मिल जाता है। हाँ, फिर पर्सोनिफिकेशन दाऊ, दाऊ लिखा हुआ है, उसके लिए ह्यूमन ट्रेट्स दिया जा रहा है बर्ड को। इमेजरी भी है, गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन। ओके, इवनिंग की बात हो रही है तो वो एक इमेज क्रिएट कर रहा है माइंड में। बिटवीन पेन एंड बर्ड्स जॉय, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। मेटाफर रेन ऑफ मेलोडी, एलिट्रेशन पेल पर्पल, एक ही साउंड रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज एलिट्रेशन। नाउ कमिंग टू एमसीक्यूज। पहला है, हाउ डज सैली एड्रेस द स्काईलार्क एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम। पोएम की बिगनिंग में स्काईलार्क को ब्लिथ स्पिरिट कहते हैं। व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन टू ए स्काईलार्क। तो लिरिकल ओड है, 5 लाइन में लिखा हुआ है। What is the rhyme scheme of the stanzas in this to a Skylark? तो A B हमने बात किया था इस पे। The Skylark song is described as spontaneous and unpremeditated. पहले से crafted नहीं है वो। Sally compares the Skylark's flight to an arrow launched from the bow. उससे वो compare करते हैं। In the poem, what is the Skylark said to pour from heaven? That is music. What key theme does the Skylark symbolize in the poem? Pure joy and inspiration. The poet refers to the skylark as prophet of delight or messenger of doom, child of sorrow, priest of air. So that is a prophet of delight. How many lines in each stanza of To a Skylark? So there are 5 lines in every stanza or in each stanza. What figure of speech is used in a poet hidden in the light of thought? In the light of thought की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मेटाफर दिख जाता है। According to the poem, how is the skylark different from human beings? So how? So it is untouched by the sadness. So humans are somewhere touched with pain, sorrow, these things, but skylark is untouched. Which of the following is not one of the image used to describe skylark? So रेनबो से उसको नहीं डिस्क्राइब किया गया है, बाकी चीजों से किया गया है। Which human quality does Sally wish to learn from skylark? So joyful expression. The poem contrasts the bird's happiness with suffering of humanity. What literary device dominates the entire poem? पूरे entire poem में वो स्काइलार्क को एड्रेस कर रहे हैं, so the apostrophe is a dominant figure of speech. What does Sally refers to as a reign of melody? A reign of melody is is the bird's song. What is the tone of the poem? What is the tone of poem? Uplifting and admiring. How is skylark described in the term of location? So hidden in the daylight, वो दिख नहीं रही है तो can't be seen, that why ये लोकेशन है उसका, मतलब उनको केवल आवाज सुनाई दे रहा है कि स्काइलार्क कहीं तो गा रही है लेकिन वो दिख नहीं रही उनको। What does Sally associate with human love and joy? Which concept is juxtaposed with joy in the poem? So that is pain. पेन को हम साइड बाय साइड लेकर चल रहे हैं। A poet hidden
in the light of thought. Light of thought की हमने बात पहले भी की है, that is a metaphor. What kind of bird is the skylark in the reality? That is a songbird that sings in flight. What natural imagery is not used in the poem? So that is snow is not used as a imagery. The phrase unpremeditated art refers to natural spontaneity of Skylark's song, which is uncrafted. Which of these is not a comparison Sally makes with the Skylark, a golden firework? In the poem, Sally views the Skylark's song as a spiritual and artistic ideal. The line, teach me half the gladness that thy brain must know, expresses the poet's a wish to write poetry inspired by pure joy. Shelley suggests that poetry should be like the Skylark song, meaning it must be pure, spontaneous, and joyful, which romantic trait is not present in this poem. So, interest in supernatural is not the trait of this poem. Our sweetest songs are those that tells of saddest thought. So that is human joy is always mixed with sorrow. The bird's song is described as being more powerful than all human speeches. Sally's view of the skylark in the poem is reverent and mystical. Which of the following wish summarize the final wish of the poet to gain joy enough to inspire his poetry? The phrase golden lightning of the sunken sun refers to the setting sun's glow. Which stanza contains the phrase better than all measures of all delightful song? Penultimate stanzas, that is one before the last one. The Skylark song is said to be more harmonious than all instruments of man. Which type of beauty does Sally seem to admire most in this poem? So that is natural and spontaneous beauty. Who called to a Skylark the triumph of lyrical inspiration? So ये कहा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने. The tone of Sally's To a Skylark is mostly celebratory and yearning. In which year To a Skylark is composed? Is 1820. Where was Sally when he composed this poem? So he was near Leghorn or Lebanon, Italy. The poem is an example of lyrical meditation. What is the significance of the skylark being hidden in the light of thought? It symbolizes the ideal poetic mind. Scattering unbeholden means flying out of sight while still singing. Sally associates human love with pain and sorrow. The poem contains all of the following except evocation of God. The skylark is seen as an embodiment of poetic perfection. Which poetic technique is most dominant in To a Skylark? Sally's To a Skylark. Apostrophe and extended similes are most dominant poetic techniques. What does the poet ask the skylark to teach him? The joyful art of expression. Which base summarize the central theme of To a Skylark? So that is the superiority of natural joy over human experience. So thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.